आज का ये डेमो एग्ज़ाम पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी डेमो एग्ज़ाम पेपर में से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली आपको आपके आईटी मेन एग्ज़ाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्या एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? तो गाइस ज्या मतलब यहाँ पे साइनोसॉइडल एसी जो है, मतलब एक तरीके से एसी करंट जो है उसके लिए यहाँ पे फॉर्म फैक्टर हमसे पूछा गया है। आप सभी को पता होगा फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11 और पीक फैक्टर जो होता है उसका मान होता है 1.414। ये तो होता है पीक फैक्टर और ये होता है फॉर्म फैक्टर। तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर का मान पूछा है इसने, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि उपकरण अर्थिंग की तुलना में जो सिस्टम अर्थिंग है, सिस्टम अर्थिंग जो है एक बड़े लेवल पे की जाती है और उपकरण अर्थिंग जो है पर्टिकुलर एक सिंपल उपकरण की अर्थिंग को इंडिकेट करती है। मतलब जैसे मान लो कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसमें एक सिंगल जैसे एक मोटर है, सिंगल मोटर, उसकी अर्थिंग की हम बात करें तो वो उपकरण अर्थिंग कहलाएगी। और यदि उस इंडस्ट्री में पूरी एक जैसे मान लो लैब है, कोई वर्कशॉप है, उस पूरी वर्कशॉप की अर्थिंग की अगर हम बात करें तो उसे हम बोलेंगे सिस्टम अर्थिंग। तो सिस्टम अर्थिंग जो है वो अलग क्यों है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा यह धारावाहक चालकों से संबंधित है, धारावाहक चालकों से संबंधित। क्योंकि सिस्टम अर्थिंग में क्या होगा, बहुत सारे मोटर्स होंगी या बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे, बहुत सारे उपकरण होंगे जिनकी एक साथ अर्थिंग करके कहीं ना कहीं पे जो है अर्थिंग इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अर्थिंग है सिस्टम अर्थिंग, यह धारावाहक चालकों से संबंधित होती है। ये एक अलग चीज होती है जो कि उपकरण अर्थिंग से इसे अलग बनाती है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। विच प्रिंसिपल ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, अपनी जो अर्थ है, सॉइल जो मिट्टी है, उसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल पे, कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो गाइस उसे हम बोलते हैं विभवपात विधि, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड जो है उसे हम कहा जाता है अर्थ रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम में किस स्थिति में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता? तो यार ये तो देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोगों ने देखा होगा कि 4 ऐसे प्रतिरोध होते हैं, 4 भुजाओं के रूप में कनेक्टेड। ठीक है, उनमें से एक अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है और बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है। जब ये संतुलन की अवस्था में होता है तो इस गैल्वेनोमीटर में से शून्य धारा प्रवाहित होती है। कितनी धारा? शून्य धारा इस गैल्वेनोमीटर में से। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि किस स्थिति में करंट प्रवाहित नहीं होता। मैंने कहा संतुलन की अवस्था में। कौन सी अवस्था बोलते हैं उसको? बैलेंस कंडीशन बोलते हैं, संतुलन की अवस्था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि संतुलन की अवस्था में ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरों पर विभव का मान जो है वो समान होता है। मतलब दोनों सिरों पर विभवांतर जो है वो शून्य होता है। उसी कंडीशन को हम संतुलन अवस्था बोलते हैं और उस कंडीशन में, उस स्थिति में धारा मापी जो है, गैल्वेनोमीटर जो है उसमें से शून्य धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और उस गैल्वेनोमीटर में जो है हमें शून्य विक्षेप दिखाई देता है। तो इससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? देखिए यार ये क्वेश्चन जो है पिछले बार भी आईटीआई के मेन एग्जाम में पूछा गया था। ये घरेलू वायरिंग है और इसमें जो है परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण का नाम क्या है? तो गाइस इसको जो है हम बोलते हैं पोलैरिटी टेस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? पोलैरिटी टेस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ध्रुवता जांच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है?
यार देखो ये जो बना हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं बुकोल्स रिले, ठीक है, क्या बोलते हैं, बुकोल्स रिले। और ये ट्रांसफार्मर के सभी आंतरिक भागों से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। लगी कहाँ होती है, ट्रांसफार्मर का एक मुख्य टैंक होता है और एक यहाँ पे होता है कंजर्वेटर टैंक। दोनों टैंक को जोड़ने वाला ये जो पाइप है, इस पाइप के ऊपर यहीं पे जो है बुकोल्स रिले लगी रहती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रीदर लगा होता है जिसे हम श्वासक भी कहते हैं, ब्रीदर। इसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है और सिलिका जेल वायु की नमी को सोखकर शुष्क वायु जो है यहाँ अंदर भेजता है, ठीक है। ये जो कंजर्वेटर टैंक है, संरक्षक जिसे हम कहते हैं, ये इस ऑयल के तल के फैलाव के लिए जो है यहाँ पे जगह प्रदान करता है। और ये मुख्य ट्रांसफार्मर टैंक होता है जिसके अंदर जो है ट्रांसफार्मर कुंडलन होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर के साथ ट्रांसफार्मर कुंडल रखी जाती है और तेल से ये भरा रहता है। यहाँ पे जो है ये बुकोल्स रिले लगी होती है और ये बुकोल्स रिले का यहाँ पे डायग्राम जो है बना हुआ है। बुकोल्स रिले क्या करती है, ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के अंदर, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी आंतरिक दोष आते हैं उससे सुरक्षा प्रदान करती है यहाँ पे लगी हुई बुकोल्स रिले। तो इसका राइट आंसर जो है बुकोल्स रिले आएगा। और बुकोल्स रिले ये दिखने में ऐसी होती है, ठीक है। इसमें मरकरी स्विच लगे होते हैं, मरकरी स्विच, मरकरी या पारा स्विच, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन इससे आसपास के ट्रांसफार्मर के आसपास के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाना पकाने की सीमा में किस हीटिंग तत्व का उपयोग किया जाता है। तो यार देखो यार, खाना पकाना हो या फिर विद्युत प्रेस हो या फिर पानी गर्म करना हो, जो हीटिंग तत्व होता है, हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है गाइस, नाइक्रोम का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। BIS के अनुसार, BIS की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो होता है 11 mm से 27 mm तक, ठीक है, 11 mm से 27 mm तक। सब ऑप्शन में दो दो बार लिखे हुए हैं, दो दो बार इसलिए लिखे हुए हैं, एक इंग्लिश का और एक हिंदी के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे देखकर कंफ्यूज मत होना, दो बार इसलिए लिखा हुआ है ताकि एक हिंदी का जो है पोर्शन और एक इंग्लिश का, ठीक है। पहले इंग्लिश का रहता है फिर बाद में हिंदी का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 mm से 27 mm। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, सिस्टम अर्थिंग कहाँ करते हैं। तो मैंने आपको कहा था जहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, कोई बड़ा उद्योग हो, ठीक है, वहाँ पे किया जाता है। तो यार देखो फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत लेपन स्थापना, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो एक छोटी सी इक्विपमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे तो करेंगे नहीं। जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन मतलब जहाँ पे बिजली पैदा होती है और एक बड़ा सा प्लांट होता है, ठीक है, तो बड़ा सा प्लांट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो छोटी औद्योगिक स्थापना, इसमें भी नहीं होगी और घरेलू वायरिंग में भी नहीं होता, ठीक है। सिस्टम वायरिंग जो है बड़ा कोई प्लांट हो, बड़ी कोई इंडस्ट्री हो, बड़ा कोई जैसे जनरेटिंग स्टेशन हो, वहाँ पे किया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परावर्तक का नाम क्या है। ये जो परावर्तक है इसका नाम क्या है। तो ये तो यार इजी सा है, देखो डायग्राम जो है इसको, इसके आकार को देख के आप लोग बता सकते हो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ना गणित का नॉलेज भी होना चाहिए। ये जो ऐसी आकृति है ना, इसको पैराबोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक, परवलयाकार। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। बैटरी आवश्यक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है यार। फाइन सेलेक्टर स्विच, देखो नाम से ही पता चल रहा है, फाइन सेलेक्टर, सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, धारा रेटिंग का चुनाव करता है, धारा रेटिंग का सिलेक्शन करता है। बैटरी आवेशन, अब बैटरी चार्जिंग में करंट रेटिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, इसीलिए करंट रेटिंग जो है वो न तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम जो है वो एक ट्रिकल चार्जिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पे कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मतलब उसको चयन किया जाएगी कि वो लिमिटेड, एक निश्चित सीमा में रहे। तो निश्चित सीमा में रहे उसके लिए जो है धारा रेटिंग का चुनाव किया जाता है सेलेक्टर स्विच के द्वारा। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंप का नाम क्या है। इस लैंप का नाम क्या है। तो यार ये तो देखो देखने से ही पता चल रहा है कि इस लैंप का नाम क्या है। मरकरी आर्गन टाइप जो है
ये लैंप है HP हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ठीक है, मरकरी आर्गन टाइप, मरकरी आर्गन टाइप जो है ये हाई प्रेशर मरकरी वेपर, HPMW का फुल फॉर्म होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ द कंड्यूट पाइप्स आर स्पेसिफाइड, कंड्यूट पाइप्स जो है वो किस तरीके से स्पेसिफाइड होते हैं। कंड्यूट पाइप्स का मतलब होता है जो भी आजकल जैसे वायरिंग की जाती है, तो वायरिंग करने के लिए कंड्यूट पाइप का यूज़ करते हैं। कंड्यूट पाइप को दीवार के अंदर भी स्थापित कर सकते हैं और दीवार के ऊपर भी, सरफेस पर भी स्थापित कर सकते हैं। तो जो पाइप है, अब PVC कंड्यूट होते हैं या फिर आयरन कंड्यूट भी काम में ले सकते हैं, ठीक है, GI आयरन टाइप के जो है पाइप वो भी यूज कर लेते हैं, या फिर मैक्सिमम जो है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड वाले जो PVC कंड्यूट पाइप्स हैं वो हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो स्पेसिफाइड होते हैं बाहरी व्यास मिमी में, आउटर डायमीटर इन mm में, आउटर डायमीटर जो है उनका स्पेसिफाइड मतलब परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव करंट क्या है। तो घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत जो करंट है वो है गाइस, राइट आंसर आ जाएगा इसका 1/5000 मल्टीप्लाइड बाई फुल लोड करंट, फुल लोड करंट का 1/5000वां भाग। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। परमिसिबल लीकेज करंट है ना, लीकेज करंट वो देखो बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही कम लीकेज करंट अगर है सिस्टम में तो वो चल जाएगी। तो कम लीकेज कितनी होनी चाहिए, फुल जो ओरिजिनल अपनी लोड करंट है, लोड करंट ओरिजिनल उसका 1/5000वां हिस्सा, 1/5000वां हिस्सा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। तो यार ये तो आप सभी को पता होगा, एनर्जी मीटर से जुड़ी होती है। उपभोक्ता जो भी जो है उपभोक्ता सेवा संयोजन आपूर्ति जो है वो कहाँ से लेता है, उपभोक्ता कहाँ से लेता है, एनर्जी मीटर से, ऊर्जा मापी से। अपना जो मीटर होता है ना, जो बिजली का बिल निकालता है उसी को यहाँ पे एनर्जी मीटर बोला है। वहीं से जो है उपभोक्ता का मुख्य बोर्ड जुड़ा होता है, उसके आगे का जो भी चीज़ें हैं वो उपभोक्ता की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया एनर्जी मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मात्रा उत्पादन और टेनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो यार इसको आप लोग याद रखना, डीप सोल्डरिंग काम में लेते हैं। कौन सी सोल्डरिंग, डीप सोल्डरिंग, ठीक है। मात्रा उत्पादन और टेनिंग कार्य के लिए, टेनिंग मतलब एक तरीके से बारीक कार्य हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे डीप सोल्डरिंग का हम यूज़ करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा। दूरी अगर बढ़ाएंगे ना, दूरी तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ाएंगे, जैसे ये ऐसे मान लो दूरी बढ़ाएंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी। तो लंबाई बढ़ाने पर जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है एल, इंडक्टेंस प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एल इज इक्वल टू आता है μ0n² A/L, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं मतलब ए को अपन बढ़ाएंगे तो ए यहाँ पे कम होगा गाइस, बट यहाँ पे राइट आंसर दे रखा है ऑप्शन डी। अब देखिए यार ये क्वेश्चन है ना, ये गलत है, इस आंसर के में आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है इसका, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अगर एल को हम बढ़ाएंगे तो एल जो है ये इंडक्टेंस के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, लंबाई जो है इंडक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती, इस हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन गलत है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। हाँ, डीजीटी आप ऐसा मत सोचिए कि यार डीजीटी ने आंसर डी दिया है तो डीजीटी का बिल्कुल करेक्ट होगा। इस आंसर शीट के अंदर भी कुछ एक आंसर जो है, एक दो आंसर आप लोगों को रॉन्ग मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसा जनरली होता है, पहले भी ऐसा काफ़ी बार देखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च तन्यता हेतु सिरोपरीय लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है। कौन सा जोड़ उपयोग करते हैं गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
वेस्टर्न यूनियन जोड़, जो उच्च तन्यता वाली सिरोपरी लाइंस है उसके लिए हम वेस्टर्न यूनियन जोड़ यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन कला सक्रिय शक्ति की गणना करने के लिए यार देखो, तीन कला एक्टिव पावर की बात कर रहा है और लाइन वोल्टेज और लाइन धारा दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है √3 VL लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई IL लाइन धारा, कोस और थीटा दे रखा है तो कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट आंसर हो गया ये रहा, ऑप्शन डी के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्टिव पावर जो है वो ये आ जाएगा। अगर रिएक्टिव पावर पूछे तो कोस थीटा की जगह साइन थीटा आता है, फिर राइट आंसर होता है इसका ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है उस कंडीशन में, बट यहाँ पे फिलहाल जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्टिव पावर पूछा उसने, सक्रिय शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद मिक्सर में किस प्रकार की AC एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? खाद्य मिक्सर में जो है हम उपयोग करते हैं दोस्तों यूनिवर्सल मोटर। कौन सी मोटर का यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक क्यों जुड़े होते हैं? स्टार में द्वितीयक क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि हमें 3 फेज 4 तार प्रणाली की आवश्यकता होती है। 3 फेज और 4 तार। 4 तार का मतलब होता है RYB, तो फेज RYB, और एक चाहिए अपन को न्यूट्रल। ठीक है, तो ये स्टार से ही पॉसिबल है। स्टार ऐसा होता है, आपने देखा होगा स्टार, तो यहाँ पे जो है हमें एक न्यूट्रल मिल जाता है और ये 3 फेज मिल जाते हैं RY और B। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण हेतु, तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र, वोल्टेज ड्रॉप को निकालने का सूत्र तो यार V बराबर IR होता है, ये तो आप सभी को पता है। वोल्टेज ड्रॉप जो है ओम के नियमानुसार V बराबर IR वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट तो इकाई है, मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का कारण क्या है? ट्रांसफार्मर का तेल, नमी। ठीक है, ट्रांसफार्मर का तेल जो है ड्यू टू मॉइस्चर, नमी के कारण खराब हो जाता है, उसकी जो कुचालक क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। हाँ, नमी को रोकने के लिए जो है हम ब्रीदर, श्वासक का यूज़ करते हैं जिसमें सिलिका जेल भरी होती है, और सिलिका जेल जो है वायु की नमी को सोख लेती है। शुद्ध सिलिका जेल जो है वो ब्लू कलर की होती है और नमी को सोख कर वो वाइट या जो है लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AC समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? तो ससेप्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल, पारस्परिक मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल, तो प्रेरकत्व का जो है ससेप्टेंस यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल जो है ससेप्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम। पिछली बार डायरेक्टली क्वेश्चन आया था IIT के मेन एग्जाम में, और ये जो है प्लग और सॉकेट का सिंबल है। किसका सिंबल है? प्लग और सॉकेट का। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस हथौड़े का नाम क्या है? तो यार ये तो कला हैमर है। कौन सा हैमर है? कला हैमर, जो कि एक तरफ से जो है कीलों को बाहर निकालने के लिए काम में लेते हैं, दूसरी तरफ से कील को ठोकने के लिए काम में लेते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? संवेदनशीलता की इकाई जो है ओम पर वोल्ट है। संवेदनशीलता जो है प्रतिरोध प्रति वोल्ट होती है, प्रतिरोध प्रति वोल्ट, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया और वोल्टेज जो है उसका मात्रक वोल्ट हो गया, तो ओम पर वोल्ट जो है इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? या टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है ना वो निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब बिल्कुल स्वतंत्र, फंडामेंटल, प्राथमिक टाइप के। स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी के सारे जैसे एनर्जी मीटर है, ये एमीटर है या वोल्ट मीटर है, ये सारे के सारे क्या है? ये डिपेंडेंट कहलाते हैं। और एब्सोल्यूट जो है वो कौन सा है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे दोस्तों? कुल प्रतिरोध जो है हम ऑप्शन
डी से निकालेंगे, डी से कैसे देखो समझना। आपने देखा होगा कि समांतर में जुड़े हो तो 1/r टोटल बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो आर पी चाहिए अपन को, ऐसा नहीं चाहिए 1/rp नहीं चाहिए अपन को, आर टोटल या आर पी बोल दो पैरेलल में, ठीक है, ऐसा चाहिए। तो इस पूरे के पूरे को क्या कर देंगे अपन, बटा में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, बटा में, 1/1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। ये जो संट प्रतिरोध सामग्री है ना, इसका नाम पूछा है गाइस, इसका नाम है मैग्नीन। क्या है, मैग्नीन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा डायरेक्टली इसको तो देख के याद ही रखना भाई, इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तार जोड़ का नाम क्या है। ये जो तार है ना, इसका नाम क्या है। यार देखो, ये क्वेश्चन भी पिछली बार आपके ITI के मेन एग्जाम में पूछा गया था। नोटेड टेप जोड़ बोलते हैं इसमें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो नोटेड, नोटेड मतलब होता है गांठ जिसमें लगी हुई हो। यहाँ देखो गांठ जैसी सी लगी हुई है ना, इसलिए इसको बोलेंगे नोटेड टेप जोड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिंसर का उपयोग क्या है। तो पिंसर का तो आप सबको पता होगा भाई, लकड़ी में से पिन और कीले निकालना, उसको हम पिंसर बोलते हैं। लकड़ी में से कीले वगैरह निकालने के लिए जो है, पिन हो या कील हो, उसको निकालने के लिए हम पिंसर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन जो है ए ही इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियॉन लैम्प में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियॉन लैम्प हो या फिर आप लोगों के जैसे ट्यूबलाइट हो, मरकरी आर्गन लैम्प हो, या मरकरी लैम्प हो, या सोडियम वेपर लैम्प हो, इन सब के अंदर जो है गैस आयनीकरण प्रभाव जो है वर्क करता है, ठीक है। नियॉन लैम्प हो या फिर आप लोगों का ट्यूबलाइट हो, CFL हो, या फिर मरकरी वेपर लैम्प हो, या फिर आप लोगों का सोडियम वेपर लैम्प हो, इन सभी में गैस आयनीकरण, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट जो है वो प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। BIS के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर कंडक्टर का जो न्यूनतम क्रॉस सेक्शन, मतलब न्यूनतम जो उसका एरिया है, क्षेत्रफल है, वो होता है 0.5 mm²। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको डायरेक्टली याद रखना है आपको। BIS के अनुसार नम्य कार्ड के लिए जो है कॉपर कंडक्टर फ्लेक्सिबल कोड के लिए जो है कितना होता है, न्यूनतम 0.5 mm², ठीक है, BIS के अनुसार। BH वक्र में एक्स किसे प्रदर्शित करता है। दोस्तों एक्स जो है यहाँ पे कोएर्सिविटी, निग्राहिता को प्रदर्शित करता है। हिंदी में बोलते हैं निग्राहिता, इंग्लिश में बोलते हैं कोएर्सिविटी। ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये वाला, इसको यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये कोएर्सिविटी होता है निग्राहिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। डिटेल में समझना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, डिटेल में मैं समझा दूंगा आपको। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। यार ये तो देखो यार, केमिकल, रासायनिक प्रभाव है। कोई भी तरल पदार्थ, जैसे मान लो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा का प्रभाव होना, क्या सा इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। फॉर्म फैक्टर यार देखो, पहले भी क्वेश्चन आया, इसी डेमो एग्जाम पेपर में पहले भी एक क्वेश्चन आया है। प्योर साइन वेव के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है ना, वो 1.1 होता है, और पीक फैक्टर मैंने बताया 1.414 होता है। फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, और पीक फैक्टर है वो होता है 1.414। राइट आंसर हो गया इसका। फॉर्म फैक्टर पूछा 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या है। लाइन धारा, एकल कला RC परिपथ में लाइन धारा ज्ञात करने के लिए, तो RC परिपथ में गाइस लाइन धारा ज्ञात करने के लिए जो है ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा IL का मतलब है लाइन धारा, IR² प्लस IC², ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है देखो यार, थ्योरी के 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। थ्योरी के आपके 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के, 6 क्वेश्चन ड्राइंग के, फिर आपके 25 क्वेश्चन आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट डेसिमल
इंटू फ्रैक्शन, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है। बहुत इजी सा है गाइस, आपको लिखना है 659 बटा, पॉइंट की जगह 1 लगाना है, और पॉइंट के बाद में जितने डिजिट है, जितने अंक है, उतने जीरो यहाँ पे लगा देना है। 6 अंक है तो 6 जीरो लगा देना है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय ऑर्डर लीवर कौन सा है? द्वितीय ऑर्डर लीवर पूछा है, याद रखिएगा, बोतल ओपनर। कौन सा है? बोतल ओपनर। ये क्वेश्चन 100% आप लोगों को मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा। बोतल ओपनर जो है वो द्वितीय ऑर्डर लीवर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइयों की प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक तो होता है फंडामेंटल और एक होता है डेराइव्ड। जो इकाइयाँ हैं उनकी दो प्रणाली होती है, ठीक है, दो प्रकार की। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है डेराइव्ड। फंडामेंटल जो है उसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 जो मूल मात्रक है उसमें द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है द्रव्यमान, लंबाई का आ जाता है, समय का आ जाता है, करंट का आ जाता है, ठीक है, ज्योति तीव्रता का आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका पदार्थ की मात्रा का आ जाता है, और इसके अलावा जो है तापमान का आ जाता है। तो ऐसे करके जो है आप लोगों के इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक आप लोगों को याद रखना है। इन 7 मूल मात्रक के अलावा बाकी के जो भी मात्रक होते हैं वो डेराइव्ड मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। विच इज इक्वल टू द साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो यार ये तो देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। साइन थीटा किसके होता है, किसके बराबर होता है? आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, लाल बट्टा कक्का, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाल बट्टा कक्का। लेकिन यार हिंदी में तो ऑप्शन लिखे हुए हैं नहीं कि लाल बट्टा कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। साइन जो है, साइन साइन यही होता है, लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब लंब जो है वो होता है अपोजिट साइड, और कर्ण होता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस, तो कौन से ऑप्शन में? अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस, ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी, ठीक है, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये अपोजिट साइड कहलाती है और ये हाइपोटेनस कहलाता है। ऑपोजिट साइड या फिर इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, या फिर ऑपोजिट साइड, और इन दोनों का रेशियो जो है उसी को साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल कौन सा है? एक व्हील बेरो, या फिर फायर टोंग्स, या फिर जो है पेयर ऑफ सीजर्स। ये देखो यार, ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पेयर ऑफ सीजर्स जो है ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। सेकंड ऑर्डर लीवर के लिए भी आया था बोतल का ढक्कन खोलना, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए जो है यहाँ पे आया है सीजर, पेयर ऑफ सीजर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, क्वेथनांग। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ड्राइंग का आ गया है दोस्तों। ड्राइंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए उपकरण का नाम बताओ। तो यार ये नाम तो कौन सा है? प्रोटेक्टर है, जिसे हम बोलते हैं चांदा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, चांदा, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये रहा चांदा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया चांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है? ओपन एंड स्पेनर, बिल्कुल यही है, ओपन एंड। ओपन एंड मतलब दोनों एंड से खुला हुआ, और स्पेनर पाना है ही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में दिए गए प्रिज्म का नाम बताओ। ये प्रिज्म कौन सा है यार? ये तो पेंटागन प्रिज्म लग रहा है। पेंटागन है, हेक्सागन है? 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है तो हेक्सागन प्रिज्म। कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है, तो 6 साइड वाले को बोलते हैं हेक्सागन। तो ये हेक्सागन प्रिज्म है। हेक्सागन प्रिज्म ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई चित्र सामग्री में पारंपरिक प्रतीक कौन सा है? लकड़ी का लग रहा है, ठीक है, वुड का है। जब लकड़ी को अपन काटते हैं तो इस तरीके से दिखाई देती है। वुड का जो है ये पारंपरिक प्रतीक यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद में चित्र में दी गई प्रिज्म का नाम। ये जो प्रिज्म है ये कौन सा प्रिज्म है? तो ये प्रिज्म देखो यार, 4 भुजाएं हैं, तो स्क्वायर प्रिज्म है। क्या है? स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म बोल दो
या स्क्वायर प्रिज्म, चारों बराबर भुजाएं हैं तो स्क्वायर प्रिज्म। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपास का उपयोग। कंपास जो होता है आपका, उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? त्रिकोण के लिए? बिल्कुल नहीं। स्क्वायर के लिए? बिल्कुल नहीं। रेक्टेंगल, सर्किल के लिए करते हैं यार। त्रिकोण जो है अपना कंपास जो है उसका उपयोग से तो त्रिकोण तो बना नहीं सकते, स्क्वायर भी नहीं बना सकते, रेक्टेंगल भी, सर्किल बिल्कुल बना सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही यार। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं लेकर आऊँगा अलग से नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 38 क्वेश्चन थ्योरी के बताएं, 6 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के और 6 क्वेश्चन जो है आपके ड्राइंग के। ठीक है, इस तरीके से मैंने आप लोगों के 50 क्वेश्चन बताएं। 50 क्वेश्चन मतलब आपके 100 मार्क्स का मैटर जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को अगर आराम से देखोगे ना, शांत मन से, खुशी मन से, प्रसन्नचित्त मन से, तो मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे और आपको इसका बेनिफिट मिल सकेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।